हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इनकम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे यूपी मेट्रो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक जो कंप्लीट 90 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले थे टेक्निकल में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले के दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो जाके देखिएगा, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर जो आप प्रीवियसली जो मैंने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड किए उसको भी आप जाके एक बार रेफर कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ये आपका जो पेपर हुआ था 16 अप्रैल 2018 को हुआ था, और हम लोग उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले। देखिए, जो 50 क्वेश्चंस थे आपके नॉन टेक्निकल के, उसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड करा दिया हमारे कोचिफाई चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देखिएगा। उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे, ध्यान में रखिएगा, वो हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन जो एज अ रिव्यू करके वहाँ पे डाले, बट उसी के डिपेंडेंट हमने न्यू 30 क्वेश्चन वहाँ पे हमने डिस्कस किए, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको प्रीवियस जो ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, वो तो नहीं आने वाले, लेकिन जो उसके डिपेंडेंट हमने जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम अप किया है, वो आपको पार्ट जाके देखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के जो हम लोग रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है, हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करते हैं, उसको मिला के हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको मैं बता दूं, जीके के और 2 करंट अफेयर्स के सेशन ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड करा दिए, हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई पे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको भी सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस करा लिए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन परकशन वेल्डिंग द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द। देखिए, परकशन वेल्डिंग में जो हीट प्रोड्यूस होती है, रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किससे होती है? बाय कैपेसिटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग इज। जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग के लिए, जिसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? तो वो रहती है बिटवीन 10 to 400 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स की बात यहाँ की है। ठीक है, 10 to 400 किलो हर्ट्स के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। ध्यान में रखिए। देखिए, अगर आपको डायलेक्ट्रिक हीटिंग पूछी गई, अगर इस साल आपको डायलेक्ट्रिक हीटिंग पूछेगी तो उसका आपको ध्यान में रखना होगा 1 से लेके 40 मेगा हर्ट्ज तक। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मेगा हर्ट्ज बोला गया, और यहाँ पे एडी करंट के लिए पे किलो हर्ट्ज है। ठीक है, 10 से लेके 400 किलो हर्ट्ज तक। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इल्यूमिनेशन एट अ पॉइंट 5 मीटर्स बिलो द लैम्प इज 6 लक्स। एक लैम्प है आपके पास, ठीक है, जो इल्यूमिनेशन है यहाँ पे आ रहा है वो है हमारा 6 लक्स। द कैंडल पावर ऑफ द लैम्प इज, यहाँ पे कैंडल पावर हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, डिस्टेंस जो है वो है हमारा 5 मीटर्स का, ओके, और इल्यूमिनेशन कितना है? वो है हमारा 6 लक्स का। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्या पूछा गया? कैंडल पावर पूछा गया। तो कैंडल पावर कितना रहेगा? देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कैसे रहेगा? इल्यूमिनेशन को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? ई विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा CP बाय डी स्क्वायर लक्स। ठीक है, कैंडल पावर अपॉन इसका जो डिस्टेंस है वो का उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ई गिवन है, CP हमें फाइंड आउट करना है, और डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर में यहाँ पे CP आ जाएगा, और ई आ जाएगा हमारा 6। 5 स्क्वायर हमारा आता है, वो था हमारा 25, और 25 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट मीन्स हमारा 150 ये कैंडल पावर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ध्यान में रखिएगा, एलिमिनेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? 5/a। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं CP इंटू ओमेगा बाय ए। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा को कैसे लिखते हैं? वो है हमारा A/d। इसको ध्यान में रखिए, कुछ टर्म्स है आपको ध्यान में रखने होंगे। जो हमारा इल्यूमिनेशन है वो हमारा उसका डेफिनेशन कैसा रहता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। इस पर यूनिट एरिया में कितना इल्यूमिनेशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। और हम लोग ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं, या फिर हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? लक्स, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। या फिर हम लोग उसको मीटर कैंडल या फिर फुट कैंडल में भी लिखते हैं, मीटर कैंडल, या फिर हम लोग उसको फुट कैंडल में भी ये इसका यूनिट मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको एलिमिनेशन का एक स्पेशल सेशन जाके देखना होगा तो प्लीज़ हमारे जो SSC JEE के लिए मैंने एक सेशन अपलोड किया था, एलिमिनेशन के सारे टर्म्स वहाँ पे क्लियर किया है आपके लिए, तो वो जाके देखिएगा, वो भी आपके लिए यूजफुल ही रहेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी रहती है? कौन से कलर के लाइट की रहती है? तो वो रहती है हमारे रेड कलर के लाइट की।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए लो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, आर, ये ध्यान में रखिएगा, ROYGBIV, ठीक है। ये जो GBIV हो जाएगा ये हो गया हमारी शॉर्ट वेवलेंथ विद हाई फ्रीक्वेंसी, और ये लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगी ROY, ठीक है, विद दैट मीन्स आर क्या हो गया हमारा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और ये हो जाएगा ब्लू, इंडिगो, और ये हो गया हमारा वॉयलेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की। वेवलेंथ का अगर इसमें बात किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, V से लेके R तक का, ओके। जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी रहती है, ये रहती है ROY की, ठीक है। ये यहाँ तक ध्यान में रखिएगा, ये ROY, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रहती है हमारी रेड की, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, और यह हो गया हमारी ये जो रिमेनिंग कलर से हमारी शॉर्ट वेवलेंथ की होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, रेड कलर। और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, लाइट ये जो रहती है वो किसके फॉर्म में रहती है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रहती है लाइट एनर्जी, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन कैपेसिटेंस। एक अननोन कैपेसिटेंस है मान लो, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा शेयरिंग ब्रिज, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शेयरिंग ब्रिज जो है हमारा वो अननोन कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये शेयरिंग ब्रिज के साथ साथ आपको एंडरसन, ओवंस और व्हीटस्टोन ब्रिज ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग ये मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मेजर करते हैं। ओवंस ब्रिज के लिए हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग अननोन इंडक्टेंस के लिए मेजर करते हैं। एंडरसन ब्रिज किसके लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंडरसन ब्रिज भी हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। शेयरिंग ब्रिज जो है वो अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ DC मशीन द करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग इज। जो DC मशीन में करंट आर्मेचर वाइंडिंग में क्या रहता है, वो रहता है हमारा अल्टरनेटिंग, नॉट अ यूनिडायरेक्शनल। ध्यान में रखिएगा, DC मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट रहता है वो रहता है हमारा अल्टरनेटिंग, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़, ओके। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो DC जनरेटर में रहता है करंट वो इंड्यूस होता है फ्रॉम रोटेशन ऑफ द आर्मेचर विद इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और DC मोटर में क्या होता है वो अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस किया जाता है रोटेशन ऑफ द कम्यूटेटर। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर एंड कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर टू द DC, ठीक है। जनरेटर ये काफ़ी बार स्टूडेंट ने हमारे जो DC मशीन के ऊपर एक सेशन है, काफ़ी बार स्टूडेंट ने ये हमें कमेंट किया है कि कम्यूटेटर का फंक्शन क्या रहता है। देखिए वो डिफर करता है जनरेटर और मोटर में, ठीक है। मोटर के लिए डिफरेंट रहता है, और मोटर में क्या करता है, कम्यूटेशन का काम करता है। DC जनरेटर में क्या करता है, जो AC इंड्यूस होता है इसमें, ठीक है, वो हमारा आर्मेचर ब्रशेस के द्वारा हम लोग कलेक्ट करते हैं आर्मेचर कंडक्टर पे, ठीक है, इनटू द यूनिडायरेक्शनल EMF DC, ध्यान में रखिए, जो एक्सटर्नल लोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं। बट मोटर में वेरास क्या होता है, कम्यूटेटर सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर फ्रॉम एक्सटर्नल DC सप्लाई, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स यूनिडायरेक्शनल DC टू द एक्सटर्नल DC सर्किट इन द अल्टरनेटिंग EMF ऑफ द आर्मेचर, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द अनबैलेंस सिस्टम ऑफ द वेक्टर A, VA, VB, VC इज डैश ऑफ देयर वेक्टर सम। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अनबैलेंस सिस्टम का 1/3 रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट VA अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहता है 1/3, यहाँ पे आता है VA प्लस VB प्लस VC, ठीक है। और उसी तरीके से पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो रहता है अनबैलेंस सिस्टम का, जो वेक्टर्स है हमारे पास VA, VB एंड VC, तो उसके 1/3 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग सेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैन बी अल्टर्ड बाय वायरिंग। प्लग सेटिंग जो रहती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पे, जिस प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या रहता है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन द रिले टू इट्स पिकअप करंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या करता है, हम लोग इसको अगर अल्टर करना है तो हम लोग जो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स है उसको चेंज करके कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। In case of an unbalanced star connected load supplied from an unbalanced 3-phase 3-wire system, the load current will consist of। एक हमारे पास अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड सप्लाई लोड है, क्योंकि सप्लाई किया गया अनबैलेंस 3-phase 3-wire सिस्टम से, तो लोड करंट हमारा क्या रहेगा, लोड करंट में हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस भी रहेगा और नेगेटिव सीक्वेंस भी रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अब ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बैलेंस 3 फेज सिस्टम में क्या रहता है, फेज सीक्वेंस रहता है उसके ओरिजिनल फेजर से, नेगेटिव में क्या रहता है हमारे पास उसके अपोजिट में, और जीरो सीक्वेंस में क्या रहता है, ठीक है, ऑल द सेट ऑफ फेजर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल दीज फेजर्स आर इन फेज, ये हमारा जीरो सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉल्ट इज मोर फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग है ना पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में कौन सा फॉल्ट काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑकर होता है, तो वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी कर लिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे थे, वो रहता है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दैट मीन्स एक फेज है हमारे पास और एक न्यूट्रल का जो फॉल्ट हुआ है हमारा, वो होता है हमारा सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ओके, जो ऑकरेंस रहता है वो हमारा उसका सीक्वेंस है, लाइन टू ग्राउंड होता है, उसके बाद में लाइन टू लाइन आता है, उसके बाद में डबल LG आता है, और उसके बाद में होता है लाइन टू लाइन टू लाइन, ये ऑकरेंस हो गया। और जो उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ये हमने यहाँ पे मेंशन करा दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और जो ऑर्डर रहती है हमारी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा रहता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और सीवियर कौन सा रहता है, ठीक है, हमारा सबसे ट्रिपल LG हमारा सीवियर रहता है, ठीक है। और 3 फेज दैट मीन्स लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड या फिर 3 फेज फॉल्ट हमारे मोस्ट सीवियर रहते हैं, और ये लाइन टू ग्राउंड ही हमारा लिस्ट सीवियर रहता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रांसफॉर्मर बुकोज रिले इज यूज फॉर डिटेक्टिंग। देखिए ये सेम बुकोज रिले पे आपको सेशन जो फर्स्ट सेशन था उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला, दैट मीन्स 90 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको बुकोज रिले पे ही पूछे गए थे। तो बुकोज रिले मैंने उसी टाइम पे बताया था आपको कि हमारे इंटरनल फॉल्ट्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनल स्लो डेवलपिंग फॉल्ट जो रहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारा गैस ऑपरेटेड रिले है, ठीक है, गैस एक्चुएटेड रिले है। ओके, और ये प्लेस किया जाता है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा काफ़ी बार आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे क्योंकि उनको तो ये टॉपिक कवर करना है, बुकोज रिले का इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ कनेक्ट किया जाता है, ये बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। देखिए ये आपको यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा पूछा जा सकता है कि बुकोज रिले इज कनेक्टेड बिटवीन मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में हम लोग कनेक्ट किया जाता है। और ये कब यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रेटिंग हमारी 500 kVA के ऊपर हो, ठीक है। और ये हमारा जो माइनर स्लो डेवलपिंग इंटरनल फॉल्ट्स रहते हैं इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। अंडर नो लोड कंडीशन इन अ ट्रांसमिशन लाइन द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर दैन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज। देखिए नो लोड कंडीशन में हमारा जब सेंडिंग एंड वोल्टेज लेस होता है दैन रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसको हम लोग कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट। काफ़ी बार हमने डिस्कस करा चुके, ये आपको फेरेंटी प्रॉक्सिमिटी स्किन कोरोना इफेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। कोरोना इफेक्ट अगर आपको जानना होगा तो इसके लिए मैंने इंटरेस्टिंग सेशन भी बनाया है आपको, ठीक है, ये हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसको जाके देखिएगा। मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर उसकी जो सारे डिटेल्स है, ठीक है, जो टेक्निकल डिटेल्स से मैंने आपको समझा दिए कोरोना क्यों ऑकर होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। The next question is question number 73. HRC फ्यूज आर यूज्ड फॉर, HRC फ्यूज हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानना आपको। HRC फ्यूज़, डिफरेंट SFC फ्यूज़, उसका जो कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। HRC फ्यूज़ हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डाउन साइड क्या है, कि हम लोगों को इसको रिप्लेस करना पड़ता है हर ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फॉर अ जनरेटिंग स्टेशन डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, काफ़ी बार बताया था, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम। तो ये ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 रहता है, ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। फाइंड द परसेंटेज लोड फैक्टर व्हेन द पीक डिमांड इज 436 किलोवाट, टोटल एनर्जी यूज इज 57,200 किलोवाट आवर एंड द नंबर ऑफ डेज इन अ बिलिंग साइकिल इज 30 डेज। ओके, तो पीक डिमांड गिवन है हमारे पास में, टोटल एनर्जी यूज गिवन है और नंबर ऑफ डेज भी गिवन है। लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यूनिट जनरेटेड इन अ टी आवर्स, ठीक है, इन टी आवर्स अपॉन हमारे पास मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यूनिट जनरेटेड इन टी आवर्स कितने हो, दैट मीन्स कितने ईयर हमें हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास 57,200 किलोवाट आवर। और हमारे पास इसका पीक डिमांड है 436 किलोवाट, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 30, जब बिलिंग साइकिल है 30 और इसमें आवर्स कितने 24, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो आपका आता है अप्रोक्सीमेट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लोड फैक्टर परसेंटेज में पूछा गया, नहीं तो आपका डेसिमल में वैल्यू आएगा 18.22
परसेंट इसका करेक्ट आंसर आता है। आप इसको एक बार रफली सॉल्व करके देखिए कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये बात आपको नोटिस करनी होगी कि आप इसको ऑन एन एवरेज आप इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते चलिएगा। आपको एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट तक कोई पूछने नहीं वाला, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो 20, 15, 18, 25 ऐसे ऑप्शन में गिवन है। अगर आपका 18 के क्लोज भी आता है तो आप सीधा ऑप्शन सी मार्क करते हुए चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इन इंडिया TOD टैरिफ इज अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर्स। देखिए TOD टैरिफ मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे टैरिफ हम लोग किसके लिए अप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स अगर इट मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ यूजिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिफरेंट। मॉर्निंग में डिफरेंट रहेगी, आफ्टरनून में डिफरेंट रहेगी, इवनिंग में और नाइट में डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, दैट मीन्स इसके लिए दैट मीन्स ये इसके लिए किया जाता है कि ये जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है जो पीक टाइम में हमारा रहता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस टाइम पे उनकी जो फैक्ट्रीज है उनको ज़्यादा चार्ज किया जाता है, रात में उसका जो यूनिट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट है वो हमारी कम रहती है। तो ये टाइम ऑफ डे टैरिफ रहता है और ये अप्लीकेबल रहता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, जो इस इंडस्ट्रीज वगैरह चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट आर हमारे पास गिवन है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस है और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछे गए थे 100 वोल्ट, तो इस केस में हमारे पास करंट कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया। सिंपल थे, 10 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है हमारे पास XL जिसका वैल्यू 20 ओम्स का और XC का वैल्यू गिवन है 20 ओम्स का। ठीक है, सिंपल है। अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, देखिए रेजोनेंस पे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ओके, XL अगर XC के बराबर है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, सिंपल है। तो दैट मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा और करंट क्या हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड अगर हम लोग रेजिस्टेंस से करेंगे जिसका वैल्यू है 10, तो 10 जा 100। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। X/R रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज व्हाट। X/R डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कितना होता है, वो रहता है हमारा X/R विल बी ग्रेटर देन 1। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की यहाँ पे बात कर दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए X/R रेशियो रहता है वो काफ़ी कम रहता है और लेस देन 1 भी काफ़ी बार रह सकता है। द मोटर बेस्ट सुटेड फॉर हाइस्ट क्रेन एंड ट्रैक्शन टाइप ऑफ लोड। ट्रैक्शन टाइप ऑफ लोड आया तो आप सिंपली मार्क करके देखिएगा DC सीरीज मोटर, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है हमारे ट्रैक्शन पर्पस के लिए ये काफ़ी बार यूज रहता है। आपने जो ट्रेन देखी होगी, ठीक है, ट्रेन में क्या रहता है, जो आपका बेसिक इनर्शिया रहता है उसको ओवरकम करने के लिए ये मान लो ये हमारा टॉर्क है और ये हो गया हमारी स्पीड। ठीक है, इस स्पीड पे इस पॉइंट पे मान लो ये A है और ये B, इस A पॉइंट पे है जो टॉर्क है हमारा, ठीक है, उस पे हमारी स्पीड ज़्यादा है और जो हमारा B टॉर्क है वो हमारा इनिशियली लगता है, दैट मीन्स उस केस में हमारी स्पीड कम रहती है। ठीक है, इस टॉर्क पे टॉर्क ज़्यादा है तो हम लोग इसका इनर्शिया ओवरकम कर पाएंगे और जैसे जैसे हमारा ये होता है लाइक स्पीड बढ़ती है उससे हमारा टॉर्क कम होता है। ठीक है, दैट मीन्स हाई स्पीड पर हमारा टॉर्क कम रहता है। ये हमारी जो इनवर्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हम लोग इसको ट्रैक्शन टाइप ऑफ मोटर के लिए ट्रैक्शन पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं DC सीरीज़ मोटर को। सीरीज़ मोटर में मतलब क्या होता है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और इसको हम लोग कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। इन अ वाटर मीटर द क्रीपिंग एरर इज रिड्यूस बाय। वाटर मीटर में जो क्रीपिंग एरर रहता है वो किससे हम लोग कम करते हैं, ड्रिलिंग द 2 होल्स इन अपोजिट साइड ऑफ द डिस्क डायमीटर। 2 हम लोग होल्स को ड्रिल करते हैं, इससे हमारा जो क्रीपिंग एरर है दैट मीन्स जो नो लोड के टाइम पे भी कभी कभी वो घूमता रहता है। ठीक है, जब पोटेंशियल कॉइल जो रहती है हमारी वो एनर्जाइज रहती है, हालांकि करंट इसमें से कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी वो क्रीप होता है। बट उससे क्या होगा, ठीक है, अगर आपकी डिस्क रोटेट होगी तो आपको तो बिल आएगा इसका। ठीक है, तो ये क्रीपिंग एरर को रोकने के लिए हम लोग इसको 2 होल्स ड्रिल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इन एल्यूमिनियम ACSR कंडक्टर्स स्टील कोर इज प्रोवाइडेड टू। एल्यूमिनियम ACSR कंडक्टर में हम लोग स्टील कोर किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसकी इंक्रीज कर सके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ACSR कंडक्टर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। जो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर रहता है हमारा, ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर ये हो गया और ये हो गया स्टील कोर। ठीक है, ये हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। द मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ अ लैम्प कैन बी अप टू। देखिए, जो टंगस्टन फिलामेंट रहता है इस लैम्प में, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है वो कितना है, वो है हमारा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिटवीन रहता है हमारा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3000
डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, रेजिस्टिविटी भी ध्यान में रखनी होगी। इसका रेजिस्टिविटी 12.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर से रहता है, ठीक है। और इसका डेंसिटी भी ध्यान में रखना होगा। उसका इफिशिएंसी कितना रहता है जब हमारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ऑपरेट करता है, वो हमारा 18 ल्यूमेन पर वाट रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। फॉर AC circuit, total VA supplied is 3000. If the circuit has a power factor of 0.75 lagging, then the actual power consumed by the circuit is what? देखिए, पावर ट्रायंगल से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका फेज एंगल, ये हो गया हमारा रियल पावर P, ये हो गया हमारा रिएक्टिव पावर Q, और ये हो गया हमारा अपैरेंट पावर S, ठीक है। अभी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, एक्टिव पावर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो है हमारा VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई। उसी तरीके से रिएक्टिव पावर VRMS मल्टीप्लाइड बाय IR मल्टीप्लाइड साइन फाई, और इसको हम लोग कैसे कहते हैं, VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अपैरेंट पावर जो रहता है वो हम लोग VA में मेजर करते हैं, रिएक्टिव पावर हम लोग किस में मेजर करते हैं, ओके, वो हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं VAR में, ठीक है। और एक्टिव पावर का आपको पता है वाट में, वाट या फिर किलोवाट में मेजर करते करके, ओके। तो इस केस में हमारे पास जो अपैरेंट पावर है S का वैल्यू गिवन है, ठीक है, 3000 हमारे पास गिवन है। कॉस फाई भी हमारे पास गिवन है, 0.75 लैगिंग है, ओके। एक्चुअल पावर कंजम्पशन हमें निकालना है, तो कॉस फाई का आपको ध्यान में रखना होगा, कॉस ऑफ फाई, देखिए ये जो होता है हमारा फाई, आप साइन कॉस टैन, ठीक है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, ये जो साइन कॉस टैन के फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो, उसको आप याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो कॉस फाई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय S, ठीक है। तो P कितना हो जाएगा, एक्टिव पावर कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाय S, ठीक है, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय S, 3000 अगर हम लोग करते हैं तो 2250 हमारा वाट ये एक्टिव पावर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव पावर 2250 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। इफ द IDMT रिले विद अ प्लग सेटिंग ऑफ 50% एंड अ CT ratio of 400/5 is the current is 3000 amperes and the plug setting multiplier would be what? plug setting multiplier हमें पूछा गया है, तो ये रहता है हमारा फॉल्ट करंट, अगर आपको कोई पे भी थोड़ा सा सेशन फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें बताया करिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसका हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। फॉल्ट करंट अपॉन प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय CT रेशियो, तो प्लग सेटिंग कितना है हमारा, वो है हमारा रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी CT करंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा प्लग सेटिंग और रिले सेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी CT करंट कितना है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे CT रेशियो कितना आएगा हमारा, CT रेशियो भी हमारे पास हम लोग निकालेंगे 400/5, तो ये आएगा हमारा 80। तो हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई हम लोग सिंपली निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉल्ट करंट था यहीं पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते सो दैट आप समझ सको इसको अच्छे से, ठीक है। फॉल्ट करंट है हमारा 3000, प्लग सेटिंग हमने निकाल लिया, वो आ गया हमारा 2.5, और यहाँ पे CT रेशियो कितना है हमारा 80 आया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो 15 इसका वैल्यू आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था हालांकि, ठीक है। मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज व्हाट, मेकिंग कैपेसिटी रहती है 2.5 टाइम्स ऑफ द सिमेट्रिकल मेकिंग कैपेसिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिमेट्रिकल जो मेकिंग कैपेसिटी रहती है वो हमेशा ग्रेटर रहती है ब्रेकिंग कैपेसिटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इन अ DC सर्किट ब्रेकर द करंट इंटरप्शन एंड द आर्क क्वेंचिंग इज ऑब्टेन्ड बाय, DC सर्किट ब्रेकर में जो करंट इंटरप्शन होता है, आर्क क्वेंचिंग होती है, वो ऑब्टेन की जाती है बाय हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाई रेजिस्टेंस मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं और लो रेजिस्टेंस मेथड भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
इट इज़ ऑलवेज इकोनॉमिकल एंड डिज़ायरेबल टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ एन इंस्टॉलेशन इन अ पावर सिस्टम टू। हम लोग पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करते हैं, उसका बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है। हम लोग कितने तक उसको इम्प्रूव करते हैं, हम लोग यूनिटी रखना चाहते हैं सो दैट हमारे जो डिसएडवांटेजेस होते हैं लो पावर फैक्टर को, उसको हम लोग ओवरकम कर सकें, क्योंकि हमारा जो KVA साइज़ है वो हमारा बढ़ जाता है उसके इसमें, कंडक्टर का साइज़ भी हमारा बढ़ जाता है, कॉपर लॉसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं उसके इसमें, वोल्टेज रेगुलेशन जो रहता है वो भी हमारा पुअर हो जाता है, ठीक है, वो भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और कैपेसिटी रहती है हैंडलिंग कैपेसिटी सिस्टम की, वो भी हमारी कम हो जाती है, और साथ ही साथ जो कॉस्ट रहती है वो भी हमारी बढ़ जाती है। इसलिए वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव यूनिटी पावर फैक्टर, ओके। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर 1 रहे, ठीक है, बट इट इज़ नेवर इट इज़ यूनिटी अनलेस एंड अनटिल वी आर यूजिंग अ रेजिस्टिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बात मैं बता दूं, देखिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है आपको पता है कि जो पावर फैक्टर हमारा कम करता है वो है हमारे इंडक्शन मशीन। ये इंडक्शन मशीन ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें इंडक्टेंस रहता है जो कि हमारा पावर फैक्टर लो करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इन अ थर्मल पावर प्लांट स्टीम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय मींस ऑफ। थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, वो हम लोग बाय स्टीम टर्बाइन से करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। In a 2 wattmeter method of a measurement of a power in a 3-phase circuit, both the wattmeter shows equal reading. In this case, load factor is what? देखिए अगर हमारे दोनों भी वाटमीटर में जो है 3-phase पावर मेजरमेंट बाय यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लोड पावर फैक्टर क्या आएगा, वो रहेगा हमारा यूनिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए इसका जो 2 वाटमीटर मेथड का एक इमेज है वो हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा दिया। इसमें सारी कंडीशन, जब हमारा पावर फैक्टर 1 रहता है, 0.5 रहता है, जब हमारा एक वाटमीटर निगेटिव शो करता है, पॉजिटिव शो करता है, इसकी सारी कंडीशन मैंने बता दी है, ठीक है, उसको जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज अ कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव कंसिडरिंग ऑफ अ फंडामेंटल एंड अ थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट इज अप्लाइड टू अ प्योर कैपेसिटर। एक कॉम्प्लेक्स वोल्टेज वेव जिसमें फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है, ये हम लोग प्योर कैपेसिटर को अप्लाई करा दिया। The reactance offered by the capacitor to the third harmonic component of the voltage as compared to the fundamental component voltage will be what? तो वो हो जाएगा हमारा 1/3। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ध्यान में रखिएगा। जो रिएक्टेंस ऑफर होगा हमारे कैपेसिटर का बाय टू द थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट वोल्टेज एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा हमारा 1/3। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने 90 क्वेश्चंस कवर अप किए 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे। देखिए जो प्रीवियस ईयर के जो 50 क्वेश्चंस थे, उसके जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो आपको जीए के पूछे गए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन जीए के पूछे गए थे, उसको रिव्यू किया है हमने क्विकली, और उसी के डिपेंडेंट हमने 30 क्वेश्चन प्लस इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला एक सेशन है हमारे नए चैनल कोचिफाई पे अपलोड करा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फोकस करके बताता हूँ, क्योंकि आपको 90 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 90 क्वेश्चन जो है आप अचीव कर लोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ से, फिर जो आपके टेक्निकल है, बट ये 50 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते, ध्यान में रखिएगा मेरी बात अभी भी, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हैं हम जो 50 क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट का सेशन बनाए, ये जाके देखिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ है ये, ठीक है, 16 अप्रैल 2018 को, उसी को ध्यान में रखिए, उसी के आधारित हमने ये क्वेश्चंस को डेवलप किया है आपके लिए स्पेशली। वो जाके देखिएगा ज़रूर इस सेशन के बाद में। इसको अगर आपको जाके देखना होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको जाके देख सकते हो। हमारे नए चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई_ऑफिशियल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। इसके लिंक भी आपको टेलीग्राम की मैंने यहाँ पे बताई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। इस सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।